This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। बेटी को बंधक बना वकील के घर 8.5 लाख रुपए की लूट, शादी के लिए खरीदे जेवर भी ले गए अपराधी। नेपाल में बारिश से बागमती में उफान, मुजफ्फरपुर में कई चचड़ी पुल बह गए, 50,000 की आबादी प्रभावित। और बिहार पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, 2000 अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर जंक्शन के पास में सोमवार को एक हादसा हो गया। कपरपुरा से ट्रैक के लिए गिट्टी को गिरा करके आ रही मालगाड़ी बेपटरी हो गई। घटना के बाद मौके पर रेलवे के कई आला अधिकारी पहुंच गए। वहीं इस घटना के बाद कई ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई। सोनपुर से एआरटी को बुलवाया गया और इसको ठीक करने के बाद परिचालन को शुरू कर दिया जाएगा। बताया गया कि ट्रेन जंक्शन की यार्ड में आ रही थी और तभी इस दौरान मालगाड़ी के एक डिब्बे पटरी से उतर गई, जिसमें डिब्बे के 2 पहिए हैं। रेलवे विभाग को जानकारी मिलने के बाद अब रेल महकमे में अफरा तफरी मच गई है। वहीं घटनास्थल पर सोनपुर डीआरएम विवेक भूषण सूद, स्टेशन मास्टर, स्टेशन अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी पहुंच गए हैं। सोनपुर मंडल के डीआरएम विवेक भूषण सूद ने बताया कि शाम को ब्लॉक में रैक को खाली कर लौट रही मालगाड़ी का हादसा हुआ है। उसमें 2 पहिया जंक्शन के थोड़ा पहले उतर गया है, जिसके कारण मेन लाइन डिस्टर्ब हुआ है। इसको जल्द ठीक करा लिया जाएगा। छोटा हादसा हुआ है और इसमें 2 चक्के गाड़ी के डिरेल हुए हैं। अभी फ़िलहाल तो मेन लाइन बंद है, लेकिन इसका लोड खींच के अभी लगभग और 10-15 मिनट के अंदर ये फ्री हो जाएगा। तो फिर ये 2 चक्के ये उठाने हैं, तो उसके लिए एआरटी ऑर्डर किया, सोनपुर से आ रही है, तो फिर इसको रिस्टोर करते हैं। प्रथम इसमें क्या लग रहा है काम को? अभी तकनीकी है, कुछ ऐसा स्पष्ट नहीं है। अभी तकनीकी जांच होगी और ट्रैक को और वैगन को सब चीज़ को देखेंगे, तभी मालूम चल पाएगा। तो जांच पहले इसको उठा लेते हैं, उसके बाद जांच हम लोग करेंगे और जांच करके तभी बता पाएंगे क्या हुआ है। स्टेशन पर कितनी गाड़ियों को होल्ड किया गया है? अभी तो गाड़ियाँ सब तरफ सेक्शन में रुकी हुई हैं, लेकिन अगले 10-15 मिनट के अंदर इंजन आ रहा है अभी कपरपुरा से, और अगले 10-15 मिनट में मेन लाइन का क्लियर होना चाहिए। कितना टाइम लगेगा सर रेस्क्यू करने में इसको? नहीं, इसमें रेस्क्यू नहीं है, सिर्फ ये 2 व्हील उठाने हैं, तो एआरटी हमारी आ जाएगी, उसके बाद ये आधे पौने घंटे का काम है। लाइन डाइवर्ट भी किया गया है क्या ट्रेनों को? नहीं, इतना मेन रोड डिस्टर्ब है। अभी तो चल ही रहा है, तो आई थिंक आधा पौना घंटा हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा, हो जाएगा, मेन लाइन क्लियर हो जाएगी। डाउन लाइन ज़्यादा प्रभावित हुई है? नहीं, दोनों लाइन अभी बंद है, क्योंकि एक्चुअली उसमें कुछ नहीं है, मेन रूट पे कुछ नहीं है, ये साइडिंग के अंदर जो प्रॉब्लम है। लेकिन हमारा रेक खड़ा है, सिर्फ ये जो डब्बे खड़े हैं, सिर्फ ये डब्बे हटाने हैं, और डब्बे हटेंगे तो मेन लाइन में कुछ ऐसा नहीं है, सब क्लियर है। 2 बोगी डिस्टर्ब हुआ, 1 सिंगल। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक वकील के घर को निशाना बनाया है। बरमपुरा थाना क्षेत्र के राहुल नगर में रविवार के शाम करीब 6 बजे बदमाशों ने अधिवक्ता दीनदयाल राउत के घर में घुसकर लूटपाट की। अधिवक्ता आदर्श ग्राम में अपना मकान बना रहे हैं। शाम 5:30 बजे वह पत्नी नीतू देवी के साथ मकान पर गए थे। घर में उनकी छोटी बेटी आकांक्षा अकेली थी। अपराधियों ने बेटी की शादी के लिए घर में रखे जेवर भी लूट लिए। शाम करीब 6 बजे 2 बदमाश चाकू लेकर घर में घुस गए। आकांक्षा को हत्या की धमकी देते हुए एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। उसके साथ मारपीट भी की।
इस बीच भौंक रहे कुत्तों को बदमाशों ने कुछ खिला दिया, जिससे वे बेसुध हो गए। इसके बाद टेबल पर रखे अलमीरा की चाबी लेकर 4.5 लाख रुपए नगद और बेटी की शादी के लिए रखे गए गहने निकाल लिए। गहने की कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई गई है। इसके बाद बदमाश दूसरे कमरे में भी गए, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिला। लूटपाट के बाद दोनों बदमाश आराम से निकल गए। बदमाशों के जाने के बाद शोर मचाने पर आसपास के लोग जुटे और कमरा खोलकर आकांक्षा को निकाला। सूचना मिलने पर बरमपुरा थानेदार विजय लक्ष्मी मौके पर पहुंचे। उन्होंने गृह स्वामी की पुत्री और आसपास के लोगों से घटना की जानकारी ली। आकांक्षा ने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। इधर थानेदार ने बताया कि 2 बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। गृह स्वामी का बयान लिया जा रहा है। बदमाशों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। मम्मी लोग 6 बजे के आसपास नए वाले घर जहाँ पे बन रहा वहाँ पे गई थी। उसके बाद हम ये बेड ठीक किया और उसके बाद झाड़ू लगा रहे थे तो वो बाहर से 2 लोग आए हैं और एक पहले हमको पकड़ा। उसके बाद मेरा 2 कुत्ता है बाहर में, वो दोनों भौंकने लगा है तो उन लोगों को पता नहीं उधर ले जाके कुछ खाने के लिए दे दिया तो वो लोग शांत हो गया। उसके बाद एक हमको पकड़ के उस रूम में रखा हुआ था और बाकी इस रूम में ये अलमारी और पहले इस साइड में गया था, भगवान का मूर्ति वगैरह सब गिरा दिया और मम्मी का जेबर वेबर था सब ले लिया। इस रूम में धमकी वगैरह भी दे रहा है। उसके पास चाकू था और मेरा हाथ वाथ पूरा वो कर दिया है। कितने की संख्या में थे वो? 2 लोग था। दोनों चाकू लेकर आए थे? हाँ। क्या बोले, आए तो कैसे, क्या बोले? वो लोग बोला कुछ नहीं है, डायरेक्ट आया है और मैं मुंह पकड़ के उस रूम में ले गया है। हम इस रूम में ही थे। मारपीट भी क्या किया हमारे साथ? हाँ। फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद वो लोग सारा सामान ले लिया है। लैपटॉप वगैरह ऊपर में था, उन लोगों को कुछ नहीं किया। बस वो लोग छोटा छोटा बैग, मम्मी का पर्स वगैरह था, वो सब निकाल के उसमें से तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। बाकी बकाया तो आपके सामने ही है कि अभी अनुसंधान जारी है। तो जानकारी मिली कि एक घर में जो है चोरी हुआ है, इस वजह से हम लोग आए हैं। क्या क्या चोरी हुआ है? अभी तो पूरा लिस्ट नहीं बना है। नहीं, जांच में क्या क्या बताया, घर वाले कुछ बताया? जांच तो अभी आपके सामने कर ही रहे हैं पूरा। जब अभी कोई आवेदन तो दिए नहीं है। कुछ जेवर और जो है पैसा चोरी हुआ है इनका। मारपीट की बात सामने आ रही है। हाँ, आ तो रही है कि जो इनकी बेटी थी, हाँ, उनको जो न रखा गया था, बंधक बना के चोरी जी। नेपाल की तराई क्षेत्र में अधिक बारिश की वजह से बागमती नदी के जलस्तर में अचानक उफान आ गया। सोमवार पहले सुबह से जलस्तर में तीव्र गति से वृद्धि देखी जा रही है। 10 बजे के बाद काफी तेज गति से जलस्तर बढ़ने लगा, जिससे मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड के मधुवन प्रताप स्थित बागमती तटबंध दक्षिणी तट पर बने बांसबल्ली के चचरी पुल बह गए। तेज जलधारा में अतरार घाट पर बना चचरी पुल भी बह गया। तकरीबन 150 से 200 मीटर का बना यह पुल बहने से औराई प्रखंड के लोगों का लाइफलाइन कहा जाने वाला रास्ता अवरुद्ध हो गया। स्थानीय ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर बाइक सवार युवक की जान बचाई। काफी मशक्कत के बाद बाइक सवार युवक को बाहर निकाला गया। वहीं मौत के बाद एक महिला के शव को नाव से लाया गया। अब आवागमन अवरुद्ध हो चुका है। प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए लोगों को 25 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है औराई प्रखंड बाढ़ प्रभावित इलाका है। आज सुबह से बागमती नदी में तेजी से बढ़ोतरी आने लगी है। बागमती नदी पर चचरी अचानक बह गया। वहीं इस मामले पर स्थानीय नाविक दीपू साहनी का कहना है, सुबह से बागमती नदी के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी आई है। चंदा इकट्ठा कर चचरी पुल का निर्माण करवाया गया था, वह बह गया। नाव से ही लोगों को आवागमन करना पड़ेगा। सर, जिस हिसाब से बागमती का पानी जलस्तर बढ़ रहा है, अगर बढ़ता रहा तो कितना पानी आज सुबह से बढ़ रहा है। जिस हिसाब से बढ़ रहा है, अगर शाम तक उस हिसाब से बढ़ेगा तो पानी अप्रोच पर चढ़ जाएगा। पानी कितने पंचायत को प्रभावित कर सकता है? 14 पंचायत का प्रभावित कर सकता है, जिसमें कटरा ब्लॉक में 22 पंचायत है, जिसमें बाकी इस पार है, बाकी 14 पंचायत उस पार हो गया। पीपा पुल ही एक सहारा है। हाँ, पीपा पुल ही एक सहारा है। हम लोग वैसे बाधित नहीं करेंगे, रास्ता को बना हम लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा पानी नहीं आएगा, रोड चालू रहेगा। कब से पानी बढ़ रहा है? आज सुबह से पानी बढ़ रहा है 7 बजे से। अभी तक कितना फीट पानी बढ़ा है? अभी तो लगभग 4 फीट पानी बढ़ गया होगा, 3-4 फीट बढ़ गया। इस हिसाब से बढ़ता रहा तो शाम तक कितना फीट पानी बढ़ सकता है? इस हिसाब से आवागमन आवागमन चालू रहेगा, आवागमन बंद नहीं होगा, आवागमन चालू रहेगा।
पर प्रभावित कर सकता है। हाँ, प्रभावित कर सकता है, 1-2 दिन के लिए प्रभावित हो सकता है। बागमती का भी लगातार बढ़ रहा है। उधर तो 9 पंचायत है, हम लोग 9 पंचायत के लिए आने जाने के लिए प्रखंड स्तर से तो हमारा रास्ता कटिए जाता है। कितना बराबर। समस्या का झूलना पड़ता है। बहुत भारी समस्या है, कब कौन डूब जाएगा कौन धस जाएगा इसका कोई गारंटी थोड़े है। और क्या क्या परेशानी का घर तो देखिए तो रहे हैं कि पीपा पर पार हो रहे हैं, कब मर जाएंगे कब क्या होगा इसका कोई गारंटी है। 9 पंचायत के लिए पीपा ही एक सहारा है। बिल्कुल, दूसरा कोई सहारा है का? आप क्या है यहाँ का स्थानीय? आप स्थानीय हैं? हाँ, हमारा खौराडी में घर है। हम पूर्व मुखिया राम पुकार शर्मा बोल रहे हैं। जिस हिसाब से लगातार बागमती पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, अगर ऐसे बढ़ता रहा तो कितना पानी प्रभावित कर सकता है कटरा प्रखंड के? परेशान होगा लोग। जब बाढ़ का इलाका है तो आप तो जानते ही हैं कि जब पानी आता है तो पीपा पुल बंद हो जाता है, आने जाने का दिक्कत होता है। इस पर कुछ न कुछ होनी चाहिए। कितना पंचायत प्रभावित होता है? अब इतना तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि आना जाना मेरा बहुत कम इधर होता है, न के बराबर, क्योंकि जब न के बराबर हम आते हैं। बिहार पुलिस ने अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधियों की लिस्ट तैयार कर ली है, जिसमें 1100 से ज्यादा लोगों के नाम हैं। सोमवार को बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि लिस्ट पर कार्रवाई को लेकर कोर्ट के पास प्रस्ताव भेजा गया है। कोर्ट से अनुमति मिलते ही पुलिस की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बिहार में अपराध के ग्राफ, संपत्ति जब्ती को लेकर पुलिस की तैयारी के साथ बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी जिलों से रिपोर्ट आ गई है और अभी तक 1172 अपराधी चिन्हित किए गए हैं। इन लोगों ने संपत्ति अर्जित किया है, जिसमें 188 अपराधियों के संपत्ति जब्त को लेकर न्यायालय में प्रस्ताव भेजा जा चुका है। 4 अपराधियों के संपत्ति जब्त को लेकर न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया है। गंभीर टाइप के हैं जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, जैसे मुजफ्फरपुर में जो आपको धोखा हो रहा है, दे आर ऑल कॉन्ट्रैक्ट किलर्स। ऑब्वियसली शराब जो लीकर माफिया है, जो दर्जनों कांडों में या एक से अधिक कांडों में चार्जशीट हुए हैं, उनको भी शामिल किया गया है। सैंड माफियाज हैं, मतलब हर तरह के अपराध को शामिल किया गया है, जिसके माध्यम से संपत्ति अर्जित की गई है। और चूंकि मैंने बताया कि एक नया प्रावधान है, जुडिशियरी में अभी काफी कंफ्यूजन था कि कौन ऑर्डर पास करेंगे, किस तरह का ऑर्डर पास करेंगे, तो धीरे धीरे इसमें मैच्योरिटी आ रही है और इसमें टाइम लगा है। लेकिन हम लोग 4-5 महीने के अंदर में आदेश भी न्यायालय के द्वारा पारित कराने में सक्षम हुए और धीरे धीरे इसमें और वृद्धि आएगी। और प्रस्ताव की संख्या भी बढ़ रही है पुलिस की ओर से। एसपी के अप्रूवल के बाद जा रहा है 212 प्रस्ताव जो है, 188 न्यायालय को प्राप्त कराया जा चुका है, तो इसमें भी गति आई है। और धीरे धीरे जब भारी संख्या में प्रस्ताव जाएंगे, आदेश पारित होंगे, तो इसका निश्चित रूप से एक बड़ा ही व्यापक असर समाज पे पड़ेगा। नहीं, इनमें कोई जरूरी नहीं, जेल में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। क्योंकि संपत्ति पर फोकस है इसमें कि उन्होंने संपत्ति अर्जित किया है, वो जेल में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। जेल से बाहर होकर के उनका ट्रायल भी चल रहा होगा, तो हर चरण में हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। हो सकता है किसी कांड में वांछित ना हो, बाहर हो, बेल पर हो, लेकिन अपराध से यदि संपत्ति अर्जित किए हैं तो उन पर प्रहार किया जाएगा। कानून बड़ा व्यापक है, कानून को एकदम ओपन रखा गया है। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि ये संपत्ति उन्होंने कब अर्जित की है, कानून बनने के बाद की है, कानून बनने के पहले है, ये सब काफी ओपन रखा गया है। तो हम लोगों ने इसमें यह प्रावधान रखा है कि जब उन्होंने प्रथम अपराध किया, किसी भी अपराधी ने जब प्रथम अपराध किया, उसके बाद की जो इनकी संपत्ति है उसको हम प्रिज्यूम करेंगे कि वो अपराध से अर्जित संपत्ति है। सभी आएंगे। और इसमें हमने वही रखा है कि यदि अपराध उन्होंने प्रथम अपराध किया, उसके पहले यदि उनकी संपत्ति है, तो उसको हम लोग इस दायरे से बाहर रख रहे हैं। प्रथम अपराध कारित करने के पश्चात की सारी संपत्तियां अपराध जनित मानी जाएगी और उसको हम लोग अटैच करने के लिए न्यायालय को प्रस्ताव भेजेंगे। वर्तमान या पूर्व माननीय विधायक, सांसद नहीं, अभी ये तो कहना मुश्किल है। अभी हम लोगों ने लिस्ट का पूरा एक एक करके अध्ययन नहीं किया, अभी हमने नंबर्स मांगा है
लेकिन ऐसा कोई ये कोई जरूरी नहीं है कि ना हो, अच्छी खासी संख्या में हो सकते हैं। और आप लोग जानते हैं कि कई लोगों के खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई शुरू भी की है। इसलिए ये हर तरह के अपराध से अर्जित संपत्ति किसी ने भी बनाया हो, चाहे वो किसी भी स्तर के हो, पदाधिकारी भी हो, जैसे अभी एक हमारा पुलिस का ही एक ASI के यहाँ बहुत सारे हथियार जब्त हुए हैं, उनकी भी संपत्ति पता की जाएगी, जो संपत्ति बनाए होंगे जब्त होगी, चाहे वो पदाधिकारी हो या किसी भी पद के धारक हो, चाहे वो सामाजिक पद हो, राजनीतिक पद हो। यदि अपराध उन्होंने किया, यदि अपराध नहीं किया है, कोई केस नहीं दर्ज है, तो हम लोग नहीं जब्त कर सकते। इसमें केस होना आवश्यक, केसेस शुड बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर में सावन माह के दौरान श्रावणी मेला 2025 के सफल आयोजन हेतु जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन व SSP सुशील कुमार ने अधिकारियों के साथ फकुली मोड़ से मंदिर तक का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा के लिए भीड़ प्रबंधन, यातायात सुरक्षा, ठहराव, शौचालय, पेयजल, साफ सफाई, बिजली, बैरिकेडिंग व दंडाधिकारी पुलिस की तैनाती का निरीक्षण कर ससमय कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा सर्वोपरि है। फकुली मोड़ से मंदिर तक सुगम आवागमन, ठहराव, शौचालय, पेयजल, बिजली व साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सुरक्षा के लिए प्रमुख स्थानों पर दंडाधिकारी व पुलिस तैनात होंगे। मंदिर में भीड़ प्रबंधन हेतु प्रवेश निकास की निगरानी होगी। बिजली के तारों को ठीक कर निर्बाध आपूर्ति का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि 21 मेडिकल कैंप, पर्याप्त एम्बुलेंस व सक्रिय अस्पताल व्यवस्था होगी। यातायात के लिए 150 ट्रॉलियां व डायवर्जन की व्यवस्था होगी। कंट्रोल रूम से मेला की सतत निगरानी होगी। इस दौरान नगर आयुक्त, सिविल सर्जन सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। श्रावणी मेला को लेकर के आप लोग सब लोग जानते हैं कि जिला प्रशासन की विस्तृत तैयारी रहती है। हम लोग जो RDS कॉलेज है वहाँ स्विस कॉटेज लगाते हैं। जो हमारे श्रद्धालु आते हैं उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो तो उनके आवासन की वहाँ व्यवस्था रहती है, शौचालय की, पेयजल की, स्नानागार की। तो ये सारी व्यवस्थाएं RDS कॉलेज पे, जो DN हाई स्कूल है और अन्य कई स्कूल्स, कॉलेजेस और इस तरह के जो हम लोगों के संस्थान है वहाँ हम लोग सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराते हैं। इसके अतिरिक्त जो पैदल कांवड़िया चल करके आते हैं उनको रास्ते में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो तो ट्रैफिक हम लोग डाइवर्ट करते हैं। मंदिर के सामने अर्घा लगता है और अर्घा के माध्यम से ही श्रद्धालु जो है वो जलाभिषेक करते हैं। तो वही व्यवस्था इस साल भी कंटिन्यू रहेगी। जो बिजली के तार लूज पड़े हुए हैं, बिजली के अभियंता यहाँ उपस्थित है। हम लोगों ने फकुली मोड़ से, जहाँ हमारे जिले की सीमा प्रारंभ होती है, वैशाली जिले के बाद जो है श्रद्धालु हमारे जिले में फकुली के पास से इंटर करते हैं, तो वहाँ से जो ट्रैफिक डाइवर्सन से लेकर के सारी व्यवस्थाएं जो मंदिर तक जो होती है उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया है। और जो भी इसका टेंडर वगैरह निकालना होता है वो टेंडर हम लोगों ने फ्लोट कर दिया है। इसमें पर्यटन विभाग भी कुछ काम करता है, राजस्व विभाग से भी कुछ राशि मिलती है, कुछ लॉ एंड ऑर्डर के मद से हम लोग काम कराते हैं। नगर निगम की विस्तृत व्यवस्था रहती है, स्ट्रांग हम लोग डेपुटेशन करते हैं। सभी श्रद्धालुओं से भी मेरी अपील रहेगी कि शांति व्यवस्था भी तो समय है सावन माह में, लेकिन शांति व्यवस्था बनाए रखने में भरपूर सहयोग आप लोग करते रहे। पूर्व वर्षों में भी जो है आप लोगों का सहयोग मिला है, यहाँ के स्थानीय लोगों का काफ़ी सहयोग मिलता है। सेवादार और जो इस सेवा में, श्रद्धालुओं की सेवा में लगे रहते हैं, उन लोगों से भी मेरा अनुरोध होगा कि पूर्व के वर्षों की तरह आप लोग और बेहतर इस साल हम लोगों को सहयोग दें। प्रशासन की जो डायरेक्शंस हैं उनका फॉलो करें और कहीं भी ऐसा कोई काम हम लोग सब लोग ना करें, सब लोग टीम की तरह काम करें कि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत हो। ऐसा काम कोई भी, जो भी सारे स्टेक होल्डर्स हैं, किसी तरह का काम ना करें। पर्याप्त संख्या में हम लोग CCTV कैमरा भी लगाएंगे और प्रॉपर निगरानी भी कंट्रोल रूम से होगी। हेल्थ कैंप की प्रॉपर व्यवस्था रहेगी, PSD की विस्तृत व्यवस्था रहेगी। तो उसका हम लोगों ने आज विस्तृत निरीक्षण किया है, शाम में मीटिंग भी करेंगे और हम लोग श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था इस साल भी सुनिश्चित कराएंगे। डीजे को लेकर के कई सेवा दल के द्वारा विरोध प्रदर्शन नहीं, डीजे पे पूर्ण प्रतिबंध है। ये पुलिस मुख्यालय का और माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। ये आदेश सभी लोगों को मानना चाहिए। जो छोटे लाउड स्पीकर्स होते हैं, जो विधि व्यवस्था संधारण के लिए विभिन्न कैंपों का आवश्यक होता है, उसका परमिशन SDO के यहाँ से मिलेगा। लेकिन जो तेज गति में डीजे बजता है उस पर बिल्कुल प्रतिबंध रहेगा। डीजे का संचालन किसी भी पर्व त्योहार में नहीं होना है। ये विस्तृत दिशा निर्देश हम लोगों ने पूर्व में भी दिया है, इस बार भी हम लोग देंगे। और सभी
सभी लोगों से मेरी अपील भी होगी कि डीजे ना बजाएं। उससे जो है बहुत बार, जैसे एक बार आप लोग पिछले साल का एक वाकया याद है, डीजे बहुत तेज बज रहा था और एक श्रद्धालु की वहीं उसी स्पॉट पर मृत्यु हो गई। जब तक हम लोग अस्पताल हम लोगों ने 10 मिनट में पहुंचा दिया सदर अस्पताल, लेकिन तब तक हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो कई बुजुर्ग लोग, कई बीमार लोग और यंग लोग भी, जो पिछले बार के श्रद्धालु थे, उनकी उम्र 40-45 साल से ज्यादा नहीं रही होगी, लेकिन डीजे तेज बजने के कारण वहीं पर वो गिर गए और हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। तो ये सभी लोगों को, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि सबको आपस में सहयोग का वातावरण रखना चाहिए, सारे स्टेक होल्डर्स को, और कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे किसी को तकलीफ हो, श्रद्धालु को दिक्कत हो। ये हम लोगों का प्रशासन के साथ सब लोगों को मिल करके इस जो पूरे माह भर चलने वाले इस मेले को हम लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से। शराबबंदी वाले बिहार में शराब के कारोबारी अलग अलग तरकीबों से शराब की तस्करी में लगे हैं, लेकिन इनके मंसूबों पर पुलिस पानी फेर दे रही है। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज प्रखंड के राजेपुर थाना की पुलिस ने एक झोपड़ी से लाखों की शराब बरामद किया है। रविवार की देर रात राजेपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक झोपड़ी से लगभग 30 लाख का शराब जब्त किया है। थानाध्यक्ष राधेश्याम ने बताया कि कल रात हमने गुप्त सूचना के आधार पर वरीय पदाधिकारियों को सूचित करते हुए राजेपुर में स्वर्गीय सत्यनारायण पटेल के झोपड़ी से लगभग 2300 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त किए हैं, जिसकी कीमत लगभग 30 लाख है। कारोबारी को चिन्हित कर लिया गया है, जल्द ही उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। मामला कल दिनांक 15/6/2025 का है, जिसमें कि गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि राजेपुर से नवादा की ओर जाने वाली जो सड़क है उसके किनारे सन्नी पटेल हैं, पिता स्वर्गीय सुरेश पटेल के जो झोपड़ी है वहाँ पे एक बहुत मात्रा में शराब की खेप लाए हैं, जिसकी खरीद बिक्री करने वाले हैं, और जो शराब कारोबारी हैं वहाँ पे इकट्ठा हैं। उक्त सूचना से बड़े पदाधिकारी को पहले सूचित किया गया। बड़े पदाधिकारी के आदेशानुसार यहाँ पर टीम अपना गठन किया गया। पूरी टीम के साथ उक्त बताए स्थान की छापेमारी तो प्रस्थान किया गया। जैसे हम सब राजेपुर चौक से उधर मुड़े, कुछ 4 लोग जो थे मोटरसाइकिल से, एक तो मोटरसाइकिल छोड़ करके और 3 आदमी मोटरसाइकिल से फरार हो गए। जब हम सब उस बताए हुए जगह के झोपड़ी पे गए तो वहाँ पे देखे कि भारी मात्रा में शराब कुछ बाहर रखा हुआ था जो कि ले जाने वाले थे, और जब ताला खोल के झोपड़ी देखा गया तो उसमें पूरा शराब भरा हुआ था, जिसका विधिवत हम सब वहाँ पे जब्ती सूची तैयार किए हैं। उसमें ऑफिसर चॉइस टेट्रापैक का 179 कार्टून और 16 पीस था। रॉयल स्टेक 750 ml का 12 कार्टून, रेड लेवल 750 ml का 28 कार्टून, ब्लेंडर फ्राइड 750 ml का 11 कार्टून, और 11 बोतल जो कि एक पल्सर मोटरसाइकिल था उसके हैंडल में था। सभी का हम सब वहाँ पे जब्ती सूची बनाए हैं, और जो शराब जो कारोबारी है उनको चिन्हित किया गया है और उनके विरुद्ध हम सब छापेमारी कर रहे हैं और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। कुल शराब की मात्रा है 2026 लीटर। और मार्केट प्राइस अभी इनका कितना है? मार्केट प्राइस अनुमानतः अभी 30 लाख से ऊपर आंका गया है। क्षेत्र में जो अवैध काम करते हैं उनके लिए क्या मैसेज है? हाँ, जो समाज में अवैध करने वाले के विरुद्ध हम सब कठोर कार्रवाई लगातार करते आ रहे हैं और उसमें और तेज़ी हम सब लाने वाले हैं। ऐसे जो समाज में अवैध गतिविधि करने वाले लोगों को चिन्हित कर उन पर हम सब जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो कर रहे हैं। ऑटो रिक्शा व ई रिक्शा कर्मचारी संघ ने सोमवार को मुजफ्फरपुर के बैरिया स्थित अपने प्रधान कार्यालय में अपने संस्थापक सदस्य मोहम्मद अब्बास का शहादत दिवस श्रद्धा पूर्वक मनाया। इस अवसर पर दर्जनों कर्मचारियों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। संघ के अध्यक्ष AR अनु ने कहा कि मोहम्मद अब्बास की दूरदर्शिता और समर्पण के कारण ही इस संघ की स्थापना संभव हो पाई। उनके प्रयासों से आज ऑटो व ई रिक्शा कर्मचारी सम्मानजनक आजीविका कमा रहे हैं। संघ के माध्यम से उन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाया जाता है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए आवाज उठाई जाती है। अध्यक्ष ने बताया कि संघ की स्थापना के कुछ समय बाद ही अब्बास की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, किंतु उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उनके दिखाए मार्ग पर चलकर संघ आज भी कर्मचारियों के हितों के लिए संकल्पित है। इस दौरान कर्मचारियों ने अब्बास के अधूरे सपने को पूरा करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी सदस्यों ने उनके योगदान को याद करते हुए एकजुटता और संघर्ष जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई। आज जो है मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ का जो संगठन बनाए हैं
जो संगठन को मजबूती प्रदान करने का काम किए हैं, उनका आज 26वां पुण्यतिथि कार्यक्रम है, जिसको आज हम लोग बैरिया स्थित ऑटो ई रिक्शा कर्मचारी संघ के प्रधान कार्यालय पर श्रद्धांजलि देने का काम किए हैं। और उनके कामों को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। जो भी उनका विचार, उनके विचार पर चलने का हम लोग जो है निर्णय लेने का आज काम किया है। उनके योगदान आज प्रधान कार्यालय बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा ई रिक्शा कर्मचारी संघ के संस्थापक हमारे मोहम्मद अब्बास भाई, जिनका आज शहादत दिवस है, हम लोग बड़ी हर्षोल्लास के साथ यह 24वां उनका शहादत दिवस है और हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ सभी साथी संघ के सभी पदाधिकारी और सभी चालकगण के साथ हम लोग मनाते हैं और आगे भी मनाने का काम करेंगे। उनका जो योगदान है, आज जितने भी मुजफ्फरपुर में ऑटो रिक्शा ई रिक्शा चालक हैं या जो भी यूनियन से संबंधित जो भी पदाधिकारीगण हैं, सब केवल अब्बास भाई का देन है, क्योंकि वो हमारे सबसे प्रथम संस्थापक, यूनियन का सबसे पहले संस्थापक है और उन्हीं का देन है। बहुत कम दिन हम लोग के साथ गुजरा, लेकिन जो ही गुजरा आज उन्हीं का देन है कि हम लोग बहुत अच्छा से और सब कुछ ठीक ठाक से चल रहे हैं और आगे भी हम लोग चलेंगे। ऑटो रिक्शा ई रिक्शा कर्मचारी संघ के प्रथम जो है, जिनके नेतृत्व में मुजफ्फरपुर जिले में ऑटो संघ का गठन किया गया। जब ऑटो चालक थे जिनका कोई कमेटी नहीं थी, कोई देखने वाला नहीं था, तो हम लोगों ने मिलकर उस टाइम में 2019 में विचार किया कि 2099 में जो है विचार किया 1999 में एक संगठन का गठन किया जाए और अब्बास भाई के नेतृत्व में हम लोगों ने मिलकर मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा ई रिक्शा कर्मचारी संघ का एक गठन किया, जो संगठन सरकार से मान्यता प्राप्त संगठन है और इसमें टेम्पू चालकों के कल्याण के लिए कई योजनाओं का हमेशा इसमें होता है। प्रशासन से भी कई जो भी सुविधा मिलना चाहिए उसका हम लोग मांग करते हैं। ये गठन जो किया गया तो बहुत अल्प आयु में, समझिए कि युवा अवस्था में ही इनकी हत्या कर दी गई थी। आज उनकी पुण्यतिथि 24वीं पुण्यतिथि है, जिसको हम लोग ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के प्रधान कार्यालय में मना रहे हैं। अब्बास भाई हम लोगों के बीच में नहीं है, उनकी प्रेरणा स्रोत, उनके किए गए कार्यों को आज हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि के माध्यम से उनकी पुण्यतिथि मनाकर उसको याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथियों, आज हम लोगों का उन गरीब बच्चों को, गरीब लोगों को कपड़ा बांटने का कार्यक्रम है, गरीब लोगों को दिया जाएगा, गरीब लोगों को दान स्वरूप दिया जाएगा और उनके लिए जितनी सहानुभूति हो संगठन की तरफ से भी हम लोग उनको दे रहे हैं कि सच्ची श्रद्धांजलि देने का आज कार्यक्रम रखे हैं। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन ने सोमवार को मुजफ्फरपुर में बढ़ती गर्मी से राहगीरों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से सत्तू और नींबू पानी वितरण का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि शहर की उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा थी, जिन्होंने स्वयं अपने हाथों से राहगीरों को सत्तू और नींबू पानी वितरित किया। इस नेक पहल से दर्जनों राहगीरों ने लाभ उठाया और गर्मी में राहत महसूस की। उप महापौर डॉक्टर मोनालिसा ने कहा, ऐसे पुण्य कार्य के लिए मैं बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। यह पहल समाज सेवा का एक अनुकरणीय उदाहरण है। उन्होंने बताया कि मुजफ्फरपुर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है, जिससे गर्मी का प्रकोप बढ़ गया है। ऐसे में सत्तू और नींबू पानी न केवल पेट के लिए लाभकारी है, बल्कि यह गर्मी से राहत दिलाने में भी अत्यंत प्रभावी है। इस आयोजन ने सामाजिक एकजुटता और सेवा भावना को दर्शाया। राहगीरों ने इस पहल की सराहना की और आयोजकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन का यह प्रयास गर्मी के इस मौसम में समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी को दर्शाता है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए आज इमली चट्टी में बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के द्वारा राहगीरों के लिए नींबू पानी और सत्तू पेयजल की व्यवस्था कराई गई थी। तो इसके लिए मैं बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और ख़ासकर श्याम भरतिया जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस तरह का समाज के लिए उन्होंने सेवा करने की सोची। गर्मी बहुत ही बढ़ती जा रही है, अभी जो तापमान है 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है। ऐसी स्थिति में नींबू पानी
और सत्तू पेयजल वो पेट के लिए बहुत ठंडा होता है और बहुत ही लाभदायक होता है। क्योंकि गर्मी बढ़ती है तो ह्यूमिडिटी की वजह से पसीने भी निकलते हैं और लोगों का ब्लड प्रेशर भी बहुत डाउन होता है। तो इस स्थिति में सत्तू पेयजल और नींबू पानी पेयजल अमृत के समान है। तो सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और मुझे आमंत्रण के लिए भी मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर आया है। अगर आप ANM, GNM, BS नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, B फार्मा, D फार्मा, पॉलीटेक्निक, BBA, BCA, BEd, DLEd, MBA, MCA, PGDM, पैरामेडिकल, BTech या BA LLB प्लस LLB, MSc नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और झारखंड के रांची, दुमका, देवघर में हमारी 14 शाखाएं हैं जहां हम आपकी शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं। हमारे पास बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और स्कॉलरशिप की विशेष सुविधाएं भी हैं। तो देर किस बात की? नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें 7643908777 पर। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.